Yes, I am on screen now. Hello, students and my friends. Welcome to Teacher Select Academy. This is Gufran here. फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के कुछ पेडागोगिकल एस्पेक्ट को लेकर, जिसमें क्रेशंस की थ्योरी के बारे में हमें स्पेशली अध्ययन करना है। डॉक्टर स्टीफन क्रेशन। स्टीफन के क्रेशन में आज हम लोग उसका स्टीफन के इस सिद्धांत को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोगी के लिए स्पेशली। तो आप सभी थोड़ा सा ध्यान देकर इन तथ्यों को समझें। क्रेशंस 6 हाइपोथेसिस सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। क्रेशन ने सेकेंड लैंग्वेज के एक्विजिशन के लिए अपने 6 हाइपोथेसिस बताया था। ज़रा सा 1 मिनट आपका समय लेते हैं और हाइपोथेसिस की चर्चा करेंगे, तब उसके 6 टाइप में हम लोग जाएंगे। हाइपोथेसिस एक्चुअली होता क्या है? हाइपोथेसिस यानी अ टेंटेटिव सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी समस्या का एक संभावित समाधान ही हाइपोथेसिस कहलाता है। मतलब गेस करना कि उसका संभावित उत्तर क्या होता है, वो हाइपोथेसिस कहलाता है। हाइपोथेसिस में ध्यान रखना होगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, मतलब ट्रू भी होते हैं, फॉल्स भी होते हैं। तो 6 हाइपोथेसिस के बारे में आज चर्चा करेंगे। हाइपोथेसिस को फिर से मैं बता दूं, याद रखिएगा, एक बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है। ए टेंटेटिव सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। टेंटेटिव का मतलब वो जो आगे बदल भी सकता है, जिसका कोई एक श्योर आइडिया नहीं हो, टेंटेटिव होता है। तो किसी भी समस्या का एक संभावित उत्तर तलाश करना हाइपोथेसिस प्रिपेयर करने जैसा होता है। तो क्रेशन ने कुल 6 हाइपोथेसिस बताए थे। बहुत सारे अलग अलग थ्योरी में 5 हाइपोथेसिस के बारे में चर्चा की गई है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हाइपोथेसिस टोटल 6 हैं, जिसको आपके सामने अभी प्रस्तुत किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस आपको लगातार मिलेंगे पढ़ने को। कम से कम शब्दों में कोशिश किया जाएगा कि अच्छे से डिस्कस करके कम से कम स्लाइड्स में, कम से कम कंटेंट मटेरियल में आपको अच्छी आउटपुट मिल सके, इसके लिए कोशिश की गई है। देन आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माई चैनल टीचर सेलेक्ट एकेडमी। हमारा उद्देश्य क्या है इसे पढ़ने का, ज़रा सा उसकी चर्चा कर लेंगे। लेट्स डिस्क्राइब द 6 क्रेशन हाइपोथेसिस बाय यूजिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देख ही रहे हैं आप। टू हैव अ डिस्कशन विद द क्लास के साथ डिस्कशन करके पावर पॉइंट में 6 हाइपोथेसिस को प्रेजेंट किया गया है। टू फाइंड आउट द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग दिस नॉलेज इनटू कंसिडरेशन व्हेन टीचिंग। इसके बेनिफिट्स को नॉलेज के साथ कंसीडर करने की बात की गई है, ताकि टीचिंग से किस किस तरह के विचार विमर्श क्रिएट हो सकते हैं, वो हमारा उद्देश्य होगा पढ़ने का। ज़रा सा स्टीफन क्रेशन की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। अबाउट 25 ईयर्स एगो, लगभग 25 साल पहले, ए साइकोलॉजिस्ट नेम्ड स्टीफन क्रेशन ट्रांसफॉर्म्ड लैंग्वेज टीचिंग। स्टीफन क्रेशन नामक एक मनोवैज्ञानिक ने लैंग्वेज टीचिंग को, यानी कि भाषा शिक्षण को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया, रूपांतरित करके रख दिया। ही हैड बीन डेवलपिंग हिज आइडिया ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स। वो अपना आइडिया डेवलप कर रहे थे कई सालों से। बट सेवरल बुक्स ही पब्लिश्ड इन द 1980s, लेकिन उनके बहुत सारे किताब 1980 के दौरान छपे। रिसीव्ड वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस। पूरे विश्वव्यापी स्वीकार्यता उन्हें प्राप्त हुई। पूरे विश्व में इनके काम को सराहा गया। स्टीफन क्रेशन का ये बहुत ही अच्छा डिफिनीशन है, आप याद रखेंगे। डायरेक्ट डिफिनीशन के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं सीटेट और अदर टीईटी एग्जामिनेशन वगैरह में, तो आप उसका ध्यान रखेंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन ऑकर्स व्हेन लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर व्हाट इट वाज डिज़ाइंड फॉर कम्युनिकेशन। स्टीफन क्रेशन का ये स्टेटमेंट है, या कहा जाए अपने सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग को लेकर उन्होंने ये जो लाइन कहा, उस ज़माने से लेकर अभी तक बिल्कुल सटीक साबित होता है। यानी कि भाषा की अर्जित होने का चीज़ है तभी ऑकर होती है, तभी जाहिर होती है, जब हम उसे इस प्रकार डिज़ाइन करें जो कम्युनिकेट करे कि जो भाषा हम जानना सीखना चाहते हैं उसी वे में डिज़ाइंड हो, और वैसे ही हम कम्युनिकेट करें, तो कहा जाता है वो एक्विजिशन हो। इस पर ना कोई बाहरी दबाव हो, ना बहुत कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। लैंग्वेज एक्विजिशन सब कॉन्शियस स्टेज में होता है, विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट। याद रखिएगा, किसी विशेष प्रयास की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्विजिशन के लिए।
तो स्टीफन क्रेसन का ये सिद्धांत आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब ज़रा सा चर्चा कर ले सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। इनका क्या मानना था कि इनका मानना था कि इसमें 6 हाइपोथेसिस होते हैं। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी में कुल 6 हाइपोथेसिस हैं। सबका नाम याद रखेंगे। एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, कई बार ये क्रम से भी है, इसको आगे पीछे मत कीजिएगा। 1 को 2 में, 2 को 3 में ऐसे सेट नहीं होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, सेकेंड है मॉनिटर हाइपोथेसिस, थर्ड नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, फोर्थ में इनपुट हाइपोथेसिस, पाँचवें में अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस और छठे में द रीडिंग हाइपोथेसिस। मैक्सिमम लोगों के वीडियोस वगैरह में आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम 5 तरह के हाइपोथेसिस को बताया गया है। सीटेट वगैरह में भी 5 को ही माना जाता है, लेकिन एक्चुअली 6 होना चाहिए। और अगर 5 आए तो आप परेशान मत होइएगा, सीटेट में 5 को माना जाता है, लेकिन छठा भी होता है। आपके माइंड में ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर अपडेट किया गया क्वेश्चन को बिल्कुल नए अंदाज में पूछा गया तो ये चेंज हो सकता है। तो कुल 6 हैं, क्रम से हैं, सबका नाम ध्यान में रखना होगा। कई बार इन सब को दे दिया जाएगा लाइन से इधर उधर करके, मतलब हैफाजार्ड फॉर्म में, और कहा जाएगा इसे सीक्वेंस में आप बताइए कि कौन किसके बाद कैसे सेट होगा। तो क्वेश्चन कई बार हायरार्किकल भी हो सकते हैं, हायरार्की में प्रेजेंट करने के लिए आ सकता है आपको, या इनमें से 3-4 नाम को उठाया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के हाइपोथेसिस में शामिल नहीं है। तो आपको ये टर्म एनी हाउ 6 के 6 एक्विजिशन हाइपोथेसिस याद रखना होगा। याद रहेंगे, फिर इससे कई तरह के क्वेश्चन अगर बने तो आप उसे आसानी से टैकल कर सकते हैं। द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस क्या होता है, ज़रा सा देखें। एक्वायर्ड सिस्टम यानी जो अर्जित करते हैं, एंड द लर्न सिस्टम जो हम अधिगम करते हैं, ये दोनों अलग अलग है। अर्जित करना और अधिगम करना दोनों टर्म बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग ए लैंग्वेज एंड एक्वायरिंग ए लैंग्वेज। एक्वायरिंग का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, परेशान मत होइएगा आप लोग। ACQUIRING होता है, तो सी की जगह डी आ गया है गलती से। तो दोनों के डिफरेंस को जानते हैं कि लर्निंग क्या है और एक्विजिशन क्या है। ज़रा सा मैं अलग से आपको एक लाइन समझा दूँ। जो बिल्कुल कॉन्शियस वे में हो, कॉन्शियस होके हम चीज़ों को जानते, पढ़ते, सीखते हैं, और साथ ही साथ जिसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट लगाएं, तो कहा जाता है वो लर्निंग है। एक्विजिशन में ना कोई स्पेशल एफर्ट होती है और ना कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस वे में भी हम लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। इसलिए एक्वायर करना बहुत आसान है, लेकिन लर्न करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ डिफरेंस आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, समझेंगे। एक्विजिशन क्या है, एक सब कॉन्शियस प्रोसेस है। सब कॉन्शियस यानी अवचेतन मन में भी ये हो जाता है, यानी कि नींद, सपना वगैरह ध्यान नहीं देना तभी सीख रहे होते हैं, तो इस तरह से सब कॉन्शियस प्रोसेस में होता है। जबकि लर्निंग की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल कॉन्शियस होता है। एक्विजिशन में देख रहे हैं मीनिंगफुल इंटरेक्शन होता है, और लर्निंग में फॉर्मल इंस्ट्रक्शन होता है। थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, कम्युनिकेटिव एक्ट के थ्रू एक्विजिशन को सीखते हैं, और इधर ग्रामेटिकल एक्ट होता है। एक्विजिशन एक तरह का प्रोडक्ट ऑफ होता है, जबकि प्रोडक्ट ऑफ सब कॉन्शियस वे होता है। एक्विजिशन सब कॉन्शियस वे में एक प्रोडक्टिव रूप में सीखते हैं, जबकि लर्निंग किसका प्रोडक्ट है, फॉर्मल लर्निंग का है, मतलब कि जिसके लिए हम कोई स्पेशल एफर्ट यूज करें उससे संबंधित है। एक्विजिशन डिपेंड्स अपॉन एटीट्यूड। एक्विजिशन हमारे एटीट्यूड यानी हमारे रवैये पर, मनोवृत्ति पर डिपेंड करता है, जबकि लर्निंग हमारे एप्टीट्यूड यानी रुझान पर या अभिक्षमता पर डिपेंड करता है। इतने 5 पॉइंट से आपकी लर्निंग और एक्विजिशन दोनों बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, समझ में आने लगेगा। एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता दूं मैं, एक्विजिशन में कोई स्पेशल एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि लर्निंग में स्पेशल एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। याद रहेगी। और दोनों में सीटेट में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है। एक बात याद रखिएगा कि लर्निंग और एक्विजिशन में कभी भी डिफरेंस पूछे तो वो डिफरेंस सिर्फ इन्वायरमेंट का होता है। देख रहे हैं एक्विजिशन के लिए कैसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, और लर्निंग के लिए इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। ये सब कॉन्शियस वे में होगा, वो कॉन्शियस वे बिल्कुल डिफरेंट है। ये मीनिंगफुल होगा, वो फॉर्मल होगा। ये कम्युनिकेटिव होगा, वो ग्रामेटिकल होगा।
ये सब कॉन्शियस का प्रोडक्ट है, वो फॉर्मल लर्निंग का प्रोडक्ट है। ये एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा और लर्निंग एप्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा, एक दूसरे से डिफरेंट है। डिफरेंट किस मायने में? इन्वायरमेंट को लेकर। हिंदी में भी अगर ये सवाल पूछा जाए कि भाषा के अर्जन में और भाषा के अधिगम में क्या डिफरेंस होता है, मुख्य डिफरेंस किस चीज़ का होता है, तो हमारे इन्वायरमेंट का होता है। हम दोनों के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट प्रिपेयर करते हैं लर्निंग का। अगर सीटेट में किसी भी वे में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है और अगर आपको ऑप्शन में इन्वायरमेंट दिख रहा है तो 110% सही माना जाएगा। इन्वायरमेंट को आप क्लिक कर लीजिएगा, टिक आउट कर लीजिएगा। तो एक्विजिशन में आपने समझा और जाना, और अभी लर्निंग को समझा और जाना। दोनों में अगर मुख्य डिफरेंस किसी चीज़ का है तो वो है इन्वायरमेंट को लेकर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं। क्रेसन की जो हाइपोथेसिस है एक एक करके समझ रहे हैं, देख रहे हैं। द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, ये क्या होता है? ये पहला हाइपोथेसिस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग विच इज़ पर्पजफुल, मतलब लर्निंग का एक उद्देश्य होता है और ये कॉन्शियस होता है, जबकि एक्विजिशन नेचुरल होता है और सब कॉन्शियस होता है। इसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कॉन्शियस रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नेचुरल होता है और सब कॉन्शियस। जबकि लर्निंग पर्पसफुल होता है और कॉन्शियस होता है। ये सब टर्म याद रखना होगा आपको, आसान हो जाएगा सीटेट का क्वेश्चन सॉल्व करना इससे रिलेटेड। सेकेंड टर्म इसी में देखा गया है, देयर आर 5 डिफरेंट स्टेजेस इन द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। जो पहला पार्ट देख रहे हैं इसके 5 अलग से स्टेज बनाए गए हैं। पहला है साइलेंट पीरियड, दूसरा है द अर्ली प्रोडक्शन पीरियड, तीसरा है स्पीच इमरजेंस पीरियड, चौथा है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन पीरियड, और पांचवा द एडवांस्ड प्रोडक्शन पीरियड की चर्चा कर रहे हैं हम। तो इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं, द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस में लैंग्वेज और एक्विजिशन को समझने के लिए 5 स्टेज बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं, जो अभी आपने समझा और देखा। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर टीचिंग, जो पहला आपने हाइपोथेसिस पढ़ा, इसका शिक्षा में क्या प्रयोग है, क्या उपयोग है, उसको देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑप्टिमल वे अ लैंग्वेज इज लर्न थ्रू नेचुरल कम्युनिकेशन। इनका मानना है कि अगर सबसे बेहतर तरीके से हम लोग भाषा को अर्जित करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो नेचुरल कम्युनिकेशन सबसे बेहतर तरीका होगा। यानी बच्चों को एक्वायर करने दे भाषा को, ज़बरदस्ती उस पर थोपे नहीं किसी भाषा को। वो जो भाषा नेचुरली कम्युनिकेट करके सीख सकता है, जो उसका लोकल लैंग्वेज होता है, वही हमारी नेचुरल कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि नेचुरल यानी कि लोकल लैंग्वेज, लोकल कम्युनिकेशन भाषा को सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है हमारी। एज ए सेकेंड लैंग्वेज टीचर इज़ द आइडियल इज़ टू क्रिएट ए सिचुएशन वेयर इन लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू फुलफिल ऑथेंटिक पर्पजेज। यहाँ मैं वही बात कर रहा था कि शिक्षक ही वो होता है जो एक सिचुएशन क्रिएट करता है जहाँ बच्चे सच्चे उद्देश्य के साथ अपनी भाषा को सीख सकते हैं, सेकेंड लैंग्वेज को। तो शिक्षक ही होता है जो एक सिचुएशन क्रिएट करता है, वहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। दिस इज टर्न विल हेल्प स्टूडेंट टू एक्वायर द लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ जस्ट लर्निंग इट। तो ये टर्न क्या करता है कि स्टूडेंट को सिर्फ वहाँ लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि लर्निंग भी उसके साथ साथ होती है। तो सिर्फ लर्निंग करना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चों का एक्विजिशन होना, भाषा का ग्रहण करना, अर्जित करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लर्निंग से कहीं बेहतर माना जाता है अर्जन को। कभी कभी डिफरेंस भी ये इस रूप में पूछा जा सकता है कि दोनों में बेहतर कौन है, तो एक्विजिशन ज़्यादा बेहतर होता है जहाँ बच्चे सेल्फ रेगुलेट होते हैं, जबकि लर्निंग में ऐसा लगता है उनके साथ किसी उद्देश्यपूर्ण बात कही गई है, किसी उद्देश्य की चर्चा कर रहे होते हैं और उसी दौरान उसे सब कुछ समझाते हैं, सब कुछ बताते हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। क्रेसन्स हाइपोथेसिस में हम देख रहे हैं यहाँ सेकेंड पॉइंट है, यानी सेकेंड हाइपोथेसिस है द मॉनिटर हाइपोथेसिस। मॉनिटर क्या होता है ज़रा सा समझ ले। दिस हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट कॉन्शियस लर्निंग फंक्शन ओनली एज अ मॉनिटर टू एडिट एंड करेक्ट द आउटपुट ऑफ द एक्वायर लैंग्वेज। इनका मानना है कि जो कॉन्शियस होकर हम लोग कोई भी भाषा को सीखते हैं या उसका फंक्शन वगैरह देखते हैं, तो इसे मॉनिटर या एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, और फिर जो आउटपुट प्रेजेंट करते हैं एक्वायर्ड लैंग्वेज के थ्रू, वो होता है हमारा मॉनिटर हाइपोथेसिस।
मॉनिटर हाइपोथेसिस को इस रूप में भी समझ सकते हैं कि हमारे पास पूर्व ज्ञान जरूर होता है जिसमें हम कुछ सुधार करके कुछ चीज़ों को सेट करके एडिट करके या करेक्ट करके वापस उसे प्रेजेंट करने की क्षमता होती है। यानी कि इसमें व्यक्ति पहले से भाषा का ज्ञान रखता है मॉनिटर हाइपोथेसिस में, और यही इसमें मॉनिटर की जाती है, चीज़ों को समझी जाती है। समझें? तो मॉनिटर का मतलब होता है एडिट करना या करेक्ट करना, यानी आप उस पर मॉनिटर कर रहे हैं, आपका उस पर अपना कब्जा है, वही मॉनिटर हाइपोथेसिस को कनेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है यूज लर्नड लैंग्वेज टू सेल्फ करेक्ट व्हाट इज़ एक्वायर्ड। बिल्कुल वही मैं मॉनिटर करने की ही बात कर रहा था कि क्या होता है। तो जो आपने भाषा पहले से सीखा हुआ है उसको सेल्फ करेक्ट करके और आप एक्वायर करते हैं, वही मॉनिटर करना होता है। सीखी हुई भाषा को खुद ही करेक्ट करके और फिर उसे एक्वायर करते हैं जिस रूप में भी, वो आपका मॉनिटर करना कहलाता है। एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग। इस मॉनिटर हाइपोथेसिस का शिक्षण में क्या योगदान है, क्या प्रयोग है? एज एन एसएल टीचर यानी सेकेंड लैंग्वेज टीचर, इट विल ऑलवेज बी ए चैलेंज टू स्ट्राइक अ बैलेंस। बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है एक टीचर के लिए कि वो बैलेंस करता है किन के बीच। जब कोई स्टूडेंट लैंग्वेज को सीख रहा है तो उसकी एक्यूरेसी और फ्लुएंसी को बैलेंस करना बहुत ही कठिन काम है। तब हम उसे मॉनिटर करते हैं स्टूडेंट्स की उस लैंग्वेज स्किल को, और इनकरेज करते हैं कि उसकी एक्यूरेसी और फ्लुएंसी दोनों बेहतर हो ताकि दोनों के बीच बैलेंस बना रहे। कोई आदमी बहुत एक्यूरेट बोलता हो, इंग्लिश बहुत अच्छी है लेकिन बहुत स्लो बोलता हो, आप समझ सकते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग बहुत बेहतर नहीं हुई है। और कोई आदमी काफ़ी फ्लुएंट बोल रहा हो लेकिन उसकी लैंग्वेज एक्यूरेट ना हो, ग्रामेटिकल पोर्शन एक्यूरेट ना हो, उसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो, तो आप दोनों तरह की प्रॉब्लम है। तो यहाँ बैलेंस किया जाता है मॉनिटर में, मॉनिटर हाइपोथेसिस में बैलेंस ये करते हैं कि जो लैंग्वेज की एक्यूरेसी है और जो फ्लुएंसी है, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने का काम करते हैं, स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। दिस बैलेंस विल डिपेंड ऑन न्यूमरस वेरिएबल। ये बैलेंस करने का काम अलग अलग वेरिएबल पे डिपेंड कर सकते हैं। वो कौन कौन से वेरिएबल हैं देखते हैं। द लैंग्वेज लेवल ऑफ स्टूडेंट, भाषा की जो अपनी लेवल है स्टूडेंट का कि किस लेवल तक वो जानता है, वो देखा जाता है, वो एक वेरिएबल है। सेकंड है द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज यूज, किस संदर्भ में भाषा का प्रयोग किया गया है वो भी देखा जाएगा। और थर्ड है द पर्सनल गोल ऑफ ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का अपना कुछ उद्देश्य होता है, उसको देखते हैं, मतलब भाषा सीखने का उसका उद्देश्य है भी कि नहीं है। तो ये सब देख कर बैलेंस करने का काम किया जा सकता है। व्हाट इज़ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी? ये क्वेश्चन भी सीटेट में 3-4 बार मैं देख चुका हूँ, क्वेश्चन आ चुका है कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है। तो एक्यूरेसी और फ्लुएंसी के बीच बैलेंस करना ही कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी कहलाता है। दोनों का कोरिलेशन देखा जाएगा, मतलब जिसमें एक्यूरेसी भी बेहतर हो और फ्लुएंसी भी बेहतर हो, कोरिलेशन अगर बेहतर हो दोनों का, तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी कहलाती है। एक्यूरेसी भी हो फ्लुएंसी भी हो, दोनों के कोरिलेशन को कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, ऑफ कोर्स आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मौका मिला मुझे तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लैंग्वेज इज़ द बेस्ट टॉट व्हेन इट इज़ बीइंग यूज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज। बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है भाषा को कब? जब उससे हम कोई मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। नॉट व्हेन इट इज़ एक्सप्लिसिटली टॉट, इसे एक्सप्लिसिट वे में न पढ़ाया जाए बल्कि कॉन्शियस लर्निंग हो इसकी, तभी इसे बेहतर मान सकते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब जिस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस ना कर रहे हों, एक्सप्लिसिट हो। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग के लिए बेस्ट वही है कि हम उसे कॉन्शियस होकर लर्न करें तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। ये डिफिनीशन क्रैशन और टेरल ने दिया था, बहुत ही अच्छी डिफिनीशन है, क्रैशन की ही डिफिनीशन है, आसान होगा आपके लिए समझना और जानना। थर्ड हाइपोथेसिस की ओर आते हैं, द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। क्या है? दिस हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आर एक्वायर्ड इन अ प्रेडिक्टेबल ऑर्डर जस्ट द सेम वे दैट द नेटिव स्पीकर लर्न दियर नेटिव लैंग्वेज। इनका मानना है
कि बच्चों में हाइपोथेसिस स्टेट इस हाइपोथेसिस में यानी नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को एक्वायर करना और उसे एक क्रम में प्रेडिक्ट कर लेना, पहले से उसकी भविष्यवाणी कर लेना, ठीक उसी प्रकार है जैसा कि एक छोटा बच्चा अपने नेटिव लैंग्वेज को यानी मातृभाषा को सीखता है और उसे बोलने लगता है। ये बिल्कुल नेचुरल ऑर्डर में चलता है। ठीक वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के माध्यम से भी नेचुरल ऑर्डर में हम प्रेडिक्ट करके बच्चों को लैंग्वेज सिखा सकते हैं। ठीक वैसे ही है जैसे कि एक बच्चा अपने नेटिव लैंग्वेज को बोल सकता है यानी अपनी मातृभाषा को प्रदर्शित कर सकता है, वो भी बिल्कुल नेचुरल होता है। उसके लिए बच्चा कोई स्पेशल एफर्ट नहीं लगाता, कहीं कोचिंग ट्यूशन ज्वाइन नहीं करता, बल्कि सब कॉन्शियस वे में रहते हुए भी वो अपने लोकल लैंग्वेज को आसानी से सीख लेता है और नेटिव स्पीकर बन जाता है। तो ये नेचुरल का मतलब नेचुरल ही समझना है, कुछ खास नहीं है। स्टेप बाय स्टेप प्रेडिक्टेबल ऑर्डर का जैसे आपने अभी पढ़ा कि वो प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं, तो प्रेडिक्टेबल का मतलब कि जैसे आप यहाँ पत्थर पर रखे हुए एग्जाम्पल को देख सकते हैं। एक पहले में एक पत्थर है, दूसरे में ये प्रोसेस 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। मीन्स ये क्या है, अभी क्रिया होने को है, क्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि ये होने को दर्शा रहा है। जैसे कह सकते हैं सी इज़ वॉकिंग इंस्टीड ऑफ सी वॉकड, इसे ऐसे कह सकते हैं कि अभी कार्य चल रहा है, वो अभी भी वॉक कर रही है, उसका वॉक करना अभी ख़त्म नहीं हुआ। शी वॉकड V2 का यहाँ प्रयोग नहीं कर सकते बल्कि V4 का, बिकॉज इट इज़ रनिंग, काम अभी हो ही रहा है। तो यही होता है प्रेडिक्टेबल ऑर्डर में होना, जिसे जैसे बच्चों को हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वगैरह सिखाते हैं तो वहीं से शुरू करते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट, और फिर धीरे धीरे उसी में प्रेडिक्टेबल ऑर्डर में उसको और ज़्यादा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से या फिर वर्ब के हिसाब से, टेंस के हिसाब से उसे सेलेक्ट करते जाते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर को पढ़ाते जाते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो वो भी प्रेडिक्टेबल ऑर्डर में होता है जो बिल्कुल नेचुरल होता है। यहाँ भी उस नेचुरल को आपको समझाने की कोशिश की गई है, बेशक आप इसे समझे होंगे। तो ये प्रेडिक्टेबल ऑर्डर कहलाता है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके पढ़ते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा नेटिव लैंग्वेज को बचपन से लेके 5-6 वर्ष की उम्र तक अपनी भाषा पर पकड़ बनाने में समय लगाता है, ये ठीक वैसा ही है। इसमें आगे देख रहे हैं द एक्विजिशन ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलोज अ नेचुरल ऑर्डर। जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में जो हम भाषा को अर्जित करते हैं वो भी एक नेचुरल ऑर्डर कहलाता है, जिसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। इंग्लिश इज़ परहैप्स द मोस्ट स्टडीड लैंग्वेज एज फार एज नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस इज़ कंसर्न्ड। इसे नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस इसलिए कहा जाता है कि संबंधित है कि इंग्लिश भाषा को शायद सबसे ज़्यादा स्टडी किए जाने वाले भाषा माना जाता है। एंड ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश में जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, मॉर्फोलॉजी इज़ द मोस्ट स्टडीड। उसी प्रकार इंग्लिश में जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसमें मॉर्फोलॉजी को सबसे ज़्यादा अध्ययन किया जाता है। जैसे भाषा में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी को अध्ययन किया जाता है, वैसे ही इंग्लिश में ग्रामेटिकल पोर्शन में सबसे ज़्यादा अध्ययन अगर किसी चीज़ का किया जाता है तो वो है मॉर्फोलॉजी का। आगे देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, ज़रा सा वो भी देख ले, शिक्षा में क्या इसका उपयोग है। दिस हाइपोथेसिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज इन द क्लासरूम। जो हमारी लक्ष्य भाषा होती है कक्षा में, उसका इस्तेमाल करने पर ये ज़्यादा हाईलाइट करती है, उसके महत्व को समझाती है। द गोल ऑफ एनी लैंग्वेज प्रोग्राम्स इज़ फॉर लर्नर टू बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। किसी भी भाषा प्रोग्राम का यह उद्देश्य होता है कि वह लर्नर में ये क्षमता पैदा करे कि वो प्रभावपूर्ण तरीके से उस भाषा में कम्युनिकेट कर सके। किसी भी भाषा सीखने का या भाषा के प्रोग्राम का एकमात्र उद्देश्य है कि उसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिखा सके। नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं। बाय प्रोवाइडिंग एज मच कम्प्रिहेंसिव इनपुट एज पॉसिबल। कोशिश करना चाहिए कि जितना समझने योग्य ज़्यादा इनपुट मिलेगा उतना ही बेहतर होगा। स्पेशली इन सिचुएशन व्हेन लर्नर्स आर नॉट एक्सपोज्ड टू द TL आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। टीचिंग लर्निंग TL होता है, इसे ये बिल्कुल एक्सपोज नहीं किया जा सकता लर्नर्स का कि वो क्लासरूम के बाहर भी टीचिंग लर्निंग को
प्रोत्साहित करने का काम पहले नहीं किया जाता था। जैसे क्लासरूम की ज़िंदगी को बाहरी ज़िंदगी से नहीं जोड़ा जाता था, इसीलिए एनसीएफ 2005 में ये पहली बार कंसर्न आया कि कक्षा के ज्ञान को, यानी जो भी हम कक्षा में पढ़ रहे होते हैं उसे बाहरी दुनिया से जोड़ना, यानी एग्जाम्पल ऐसे प्रस्तुत करना जो वाकई आपके रियल लाइफ से रिलेटेड हो, वैसे एग्जाम्पल को प्रस्तुत करना। तो पहले इसको एक्सपोज नहीं किया जा रहा था, बल्कि अब किया जाने लगा है। अब उसे बाहरी दुनिया से जोड़ने का काम कर रहे हैं। द टीचर इज़ एबल टू क्रिएट अ मोर इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा के अर्जन के लिए शिक्षक एक अति महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न कर सकता है जो भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण साबित होगा। चौथे हाइपोथेसिस की ओर आते हैं, हम देख रहे हैं द इनपुट हाइपोथेसिस बोलते हैं इसे। द इनपुट हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट स्टूडेंट्स एक्वायर लैंग्वेज व्हेन दे नीड टू अंडरस्टैंड इनपुट देन इज स्लाइटली The input hypothesis states that students acquire language when they need to understand input that is slightly beyond their level of competence. ये इनपुट हाइपोथेसिस इस बात को जाहिर करता है कि स्टूडेंट जो भी भाषा एक्वायर करते हैं उसे समझने की आवश्यकता होती है कि कभी कभी वो उनके कॉम्पिटेंस लेवल के बियॉन्ड भी हो सकता है, थोड़ा बहुत, यानी कॉम्पिटेंस लेवल से बाहर भी हो सकता है। क्रेसन रिफर्स टू दिस बाय फार्मूला L+1। इसे एक क्रेसन ने एक फार्मूला ईजाद किया, बताया, रेफ़र किया, जिसे L+1 के नाम से जाना गया। वेयर L+1 क्या है, तो इज द स्टेट इमीडिएटली फॉलोइंग L एलोंग सम नेचुरल ऑर्डर, यानी जो लैंग्वेज है वो कुछ नेचुरल ऑर्डर के साथ फॉलो करते हुए तब उसे सीखा जाए। यानी द्वितीय भाषा सीखने के लिए हमें हमारे मातृभाषा के साथ कनेक्ट करके अगर सीखने सिखाने का काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये इनपुट हाइपोथेसिस में देखा जाता है। कई बार सेकेंड लैंग्वेज को हम सेकेंड लैंग्वेज में ही पूरी तरह डायरेक्ट वे में, डायरेक्ट मेथड से अगर पढ़ाएं और स्टूडेंट उसे पूरी तरह नहीं समझ पाए तो समझ जाए इनपुट हाइपोथेसिस सही नहीं हो रहा है। तो बेहतर यह है कि सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग को हम उसके नेटिव लैंग्वेज से कनेक्ट करके और तब उसे पढ़ाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेचुरल ऑर्डर में पढ़ाएं तो स्टूडेंट इफ़ेक्टिवली लर्न कर पाएंगे और कम्युनिकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है, इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, शिक्षा में क्या योगदान है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस टीचर शुड बी अवेयर दैट सर्टेन स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज आर ईजियर टू एक्वायर। शिक्षक को इस बात का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं लैंग्वेज में जिसे सीखना, एक्वायर करना, अर्जित करना आसान होता है। देन अदर्स एंड देयरफॉर, दूसरों की तुलना में कई बार आसान होता है कुछ स्ट्रक्चर, लेकिन लैंग्वेज स्ट्रक्चर शुड बी टॉट इन एन ऑर्डर। भाषा को हमेशा एक क्रम में ही पढ़ाना सबसे बेहतर माना जाता है। उसका अपना स्ट्रक्चर होता है, उसे क्रम में पढ़ाना चाहिए। दैट इज़ कंडक्टिव टू लर्निंग। इनका मानना था डॉक्टर क्रेसन का कि उसे इंडक्टिव वे में न पढ़ा के कंडक्टिव वे में पढ़ाएं। स्ट्रक्चर शुड बी टॉट इन एन ऑर्डर दैट कंडक्टिव टू लर्न, मतलब जिसमें बच्चे स्वयं क्रिया करके अपने चीज़ों को कंडक्ट करके सीख सके, भाषा को बोल के, विचार करके, डिस्कशन करके। और कहा जाए यूँ, कंडक्टिव होने का मतलब कि यहाँ कि एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू अगर भाषा को सीख रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। टीचर शुड स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग लैंग्वेज कंसेप्ट that are relatively easy for learners to acquire। टीचर को हमेशा भाषा को इस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए जो उनको सीखने में रिलेटिवली ज़्यादा आसान हो, एक्वायर करने में ज़्यादा उन्हें आसान लगे, भाषा को अर्जित करने में उन्हें मदद मिले। एंड देन यूज स्कैफोल्डिंग, और तब हम, जैसा कि वाइगोट्स्की की थ्योरी में स्कैफोल्डिंग को पढ़ा गया था, तो जब बच्चे एक्वायर करने लगेंगे आसानी से तब हम उसका स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे टू इंट्रोड्यूस मोर डिफ़िकल्ट कंसेप्ट। मतलब हमें सरल से कठिन की ओर जाना है, इजी टू कॉम्प्लेक्स, और उसमें स्कैफोल्डिंग का प्रयोग करना है। स्कैफोल्डिंग का मतलब बच्चों में भाषा को लेकर स्किल डेवलप करना है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। उसको महारत हासिल हो जाती है उसमें। तब हम उसमें डिफ़िकल्ट कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे जब बच्चों में स्कैफोल्डिंग डेवलप होने लगेगी उसके साथ साथ। तो नेक्स्ट, क्रेसन हाइपोथेसिस पांचवें को जरा सा हम देख लें। द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, इसमें इनका क्या मानना है। द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस,
दिस हाइपोथेसिस स्टेट दैट इमोशनल फैक्टर कैन ब्लॉक और अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन। इनका मानना है कि इमोशनल फैक्टर एक बहुत बड़ा कारक हो सकता है जो भाषा के अर्जन में उसके प्रभावित रूप से अर्जित करने में ब्लॉक कर सकता है, उस पर एक रोक लगा सकता है, यानी उसे बाधित कर सकता है। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस क्या बाधित कर सकता है? इमोशनल फैक्टर उसे बाधित कर सकता है। अफेक्टिव का मतलब ही होता है भावात्मक गुण, और यहाँ भाव की बात करेंगे तो इमोशन आना ही है, इसलिए आप अफेक्टिव को इमोशन के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। अफेक्टिव को हिंदी में भावात्मक बोलते हैं, और भाव कब आता है? जब वो इमोशन से कनेक्ट होता है। तो अफेक्टिव को इमोशन से कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। देखते हैं द मेन इमोशनल एटीट्यूड फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन। इमोशनल एटीट्यूड फैक्टर सबसे मुख्य रूप से क्या हो सकता है? तो मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, कैन इम्बीड लैंग्वेज एक्विजिशन। ये सब भाषा के अर्जन में एक रुकावट पैदा कर सकते हैं, चाहे वो एंग्जाइटी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, इमोशनल एटीट्यूड हो, मोटिवेशन हो, ये सब चीज़ें उसे ब्लॉक कर सकते हैं। स्टूडेंट विथ हाई अफेक्टिव फिल्टर आर लेस लाइकली टू लर्न। जब कोई स्टूडेंट बहुत हाई अफेक्टिव फिल्टर में होता है, हाई अफेक्टिव फिल्टर होने का मतलब बहुत ज़्यादा भावात्मक पक्ष से ज़्यादा जुड़ा हो, तो उसकी लर्निंग बहुत मुश्किल हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। द टीचर शुड प्रोमोट अ लो एंग्जाइटी लो स्ट्रेस इन्वायरमेंट। टीचर को एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ कोई एंग्जाइटी ना हो, कोई चिंता ना हो, किसी तरह का कोई तनाव ना हो। ऐसे माहौल बनाने की ज़रूरत होती है। According to Krashen, we acquire a language when we are given comprehensible input in low anxiety situation and when we are presented with interesting and meaningful message that we actually understand. क्रैशन का मानना है कि भाषा में जो भी चीज़ें हम अर्जित करते हैं वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यानी समझने योग्य होता है, और उसमें इनपुट के तौर पे देखा जा सकता है कि उसकी एंग्जाइटी लो हो, ऐसे सिचुएशन होना चाहिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से, बहुत ही मीनिंगफुल तौर पर एक मैसेज को प्रेजेंट किया जाए जिसे बच्चे वास्तविक रूप से समझ सकें। ये क्रैशन का मानना था। एप्लीकेशन फॉर टीचिंग, इसका शिक्षण में क्या उपयोग है वो भी देख लें। इन एनी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ सेफ वेलकमिंग इन्वायरमेंट इन विच स्टूडेंट कैन लर्न। हमें इस परिदृश्य में, इस परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ समझना चाहिए कि शिक्षा में जो भी हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो वो क्या करता है, जो चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही सुरक्षा के साथ एक वेलकमिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ स्टूडेंट अच्छे से अपनी भाषा को सीख सके। इन लैंग्वेज एक्विजिशन दिस में बी स्पेशली इंपॉर्टेंट सिंस इन ऑर्डर टू टेक इन द प्रोड्यूस लैंग्वेज। भाषा में ये विशेष तौर पे देखा जा सकता है कि वो भाषा को, यानी लैंग्वेज को ही प्रोड्यूस कर पाए एक क्रम में। लर्नर्स नीड टू फील दैट दे आर एबल टू मेक मिस्टेक्स एंड learners need to feel that they are able to make mistakes and take risk। इसमें ये चीज़ देखा जा सकता है कि एक क्रम में चीज़ों को प्रस्तुत किया जाए, और बच्चों को ये ज़रूरत है समझने की, एहसास करने की कि वो गलती करने के लिए उनको, मतलब ऐसा कह सके, छूट मिली है, या वो गलती करने का हक रखते हैं, और ये रिस्क लेना पड़ेगा, चूँकि भाषा बिना रिस्क नहीं सीखी जा सकती। दिस रिलेट्स टू डायरेक्टली टू क्रैशंस हाइपोथेसिस ऑफ अफेक्टिव फिल्टर। ये डायरेक्टली उसके अफेक्टिव फिल्टर को प्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर क्रैशन की थ्योरी में, कि हम बच्चों को मौका देते हैं कि हाँ वो कुछ गलतियाँ करें, कुछ मिस्टेक करें, कुछ रिस्क ले भाषा को सीखने सिखाने को लेकर, तब आगे कोई चर्चा होती रहेगी, और वो उसके अफेक्टिव फिल्टर को प्रेजेंट करेगा जो उस हाइपोथेसिस से कनेक्टेड होगा। छठी हाइपोथेसिस की ओर आते हैं, द रीडिंग हाइपोथेसिस। ये क्या होता है? दिस हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट द मोर वी रीड इन अ सेकेंड लैंग्वेज द ग्रेटर आवर वोकेबुलरी। इनका मानना था कि हम सेकेंड लैंग्वेज को जितना ही ज़्यादा पढ़ेंगे समझेंगे, हमारी वोकेबुलरी यानी वोकैब्स उतना ही मजबूत होगी, उतना ही बेहतर हो जाएगी। इसका भी इस्तेमाल होगा शिक्षण में। इसका क्या इस्तेमाल है वो भी देख लेते हैं। It is important to involve reading in the language classroom to increase knowledge of the language and the way it is used in real life context।
यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब भाषा सीख रहे होते हैं तो पढ़ने में चीज़ों को ऐसे इन्वॉल्व करना चाहिए जैसे क्लासरूम में अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए भाषा का प्रयोग किया गया हो और रियल लाइफ के संदर्भ में हमें भाषा को सीखने सिखाने के अवसर उपलब्ध होना चाहिए। यानी वास्तविक जीवन को आधार बना के ही भाषा हमें संदर्भित रूप से सीखने का मौका मिलता है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन एंड लर्निंग। आप सबको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। किसी दूसरे तरह के वीडियो की आपकी आवश्यकता हो किसी भी कंटेक्स्ट को लेकर, किसी भी कंटेंट को लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सो अगेन वेलकम यू ऑल टू माय चैनल टीचर सेलेक्ट एकेडमी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब। हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।